एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इससे पहले जो है मैंने बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं आपके रीट में। बुद्धि हो गया, अधिगम हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, प्याजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, वाइगोत्स्की हो गया। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं विद शॉर्ट ट्रिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आपके रीट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बल्कि ये जो विधियां हैं ये आपके सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, ऑल टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शिक्षण विधि, साइकोलॉजी, बाल विकास, ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही शॉर्ट वे में कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज उसकी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपकी शिक्षण विधियों को कवर किया है। शिक्षण विधियों को मैं आपकी 4 से 5 क्लासेस में कवर कर दूंगी। आज इसकी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाए हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका आगमन निगमन विधि, सेकंड है आपका प्रोजेक्ट विधि, थर्ड है आपका मारिया मोंटेसरी विधि, फोर्थ है आपका निदानात्मक उपचारात्मक विधि, फिफ्थ है आपका शिक्षण सहायक सामग्री जो कि ऑल सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रत्यक्ष विधि एंड अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर एक पेपर में आपसे पूछी जाती है। मैं वही टॉपिक उठाऊंगी जो आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपके रीट में आपको पता होगा आपके 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट है आपका CDP, सेकेंड है हिंदी, थर्ड आप इंग्लिश संस्कृत में से कुछ भी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में से भी कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद आपका EVS देखने को मिल जाता है, नेक्स्ट आपका मैथ देखने को मिल जाता है। तो ये जो शिक्षण विधियां मैं आपको करवाऊंगी ये आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन है वो आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको इनको शॉर्ट तरीके से कवर करवाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है आपका आगमन निगमन विधि। मैंने लिख भी दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट शिक्षण विधियां फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये आपने देख लिया है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आगमन निगमन विधि। मैं आपको कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगी जिससे आपके माइंड में इसी वीडियो में फिट हो जाए, मतलब सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर आपके माइंड में कवरअप हो जाए। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आगमन विधि। पहले हम दोनों में देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आगमन विधि के जनक कौन है, तो वो कौन है आपके अरस्तु हैं। और निगमन विधि की अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है आपके अरस्तु हैं। प्लूटो भी मान लिया जाता है लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो आपके अरस्तु को ही दी जाती है। अगर आपको ऑप्शन में प्लूटो और अरस्तु दोनों देखने को मिलता है तो आप अरस्तु पर टिक करेंगे। तो यही कॉमन चीज हो जाती है इसके अंदर। आगमन और निगमन में कॉमन चीज क्या है कि जनक कौन है, इसके अरस्तु है। इसके बाद पहले बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि में क्या होता है, आगमन से आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, यानी अ पहले आ रहा है इसके अंदर तो इसका मतलब है उदाहरण से नियम। अ से आप ऊ उठा सकते हैं इसका, इसी से आप ट्रिक लगा सकते हैं उदाहरण, यानी उदाहरण से नियम की ओर। इसके अलावा क्या होता है, ये छात्र केंद्रित विधि होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो करके सीखता है, स्वयं ही चीज़ों को करता है, स्वयं करके सीखने पर बल देता है। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है करके सीखने पर बल देता है। कुछ भी चीज़ों को अपने आप करेगा, चीज़ों को सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। इसके अलावा जो इसके सूत्र हो जाते हैं आगमन विधि के, कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहला है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो बच्चा जानता है वहाँ से उसे वहाँ तक लेके जाना है जो बच्चा नहीं जानता है। इसके बाद बात करते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी स्पेसिफिक टू जनरल की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर वो चलता है। तो ये चारों इसके सूत्र हो जाते हैं। इसके बाद देखिए मैंने जनक यहाँ पर लिख दिए हैं, कौन है इसके अरस्तु हैं। अगर आगमन विधि की सहायक विधियों की बात की जाए तो वो कौन सी होती हैं, समवाय विधि यानी कि जिसे हम सहयोग प्रणाली भी कहते हैं। इसके अलावा होती है भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट है आपकी बेसिक शिक्षा प्रणाली। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको निगमन विधि भी बता देती हूँ। निगमन विधि में बस आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि निगमन विधि जो होती है वो आगमन विधि की अपोजिट होती है। ये इसकी ट्रिक है, बहुत बड़ी ट्रिक है एक तरह से, ये याद रख सकते हैं आप इसकी कि आगमन विधि की जो अपोजिट होती है
है वो निगमन विधि होती है। और निगमन से भी आप न से इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, निगमन यानी नियम, जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है वो क्या होती है हमारी निगमन विधि। जनक मैंने इसके आपको बता दिए, वो कौन है इसके जनक, अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, तो न से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, न से नियम यानी नियम से उदाहरण की ओर। ये कैसी होती है, शिक्षक केंद्रित। ये कैसी थी, छात्र केंद्रित। एक चीज़ और रह गई है आगमन विधि में। आगमन विधि जो होती है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्राथमिक के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। और जो निगमन विधि होती है ये हमारे उच्च प्राथमिक के लिए होती है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा जो है देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं कि उल्ट अपोजिट एकदम से, ये था स्थूल से सूक्ष्म, ये है सूक्ष्म से स्थूल। तो अगर आप एक याद करते हो तो आपको दूसरा इजीली याद हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, प्रत्यक्ष से प्रमाण, प्रमाण से प्रत्यक्ष। तो ये चारों क्लियर हो गए आपके। अगर आप एक याद करते हैं ना तो आपको दूसरी इजीली याद हो जाएगी। इसकी सहायक विधियाँ कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है आपकी सूत्र विधि, सेकंड है आपकी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। यानी कि जो विधि होती है ये ज़्यादातर रटने पर ज़्यादा जोर देती है, यानी कि ये किसके लिए उपयोगी होती है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपयोगी होती है। आई होप आपको आगमन विधि और निगमन विधि दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ आगमन विधि की जो सहायक विधियाँ हैं, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ये होती क्या है, तो इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी क्या थी, समवाय विधि। समवाय विधि को हम सहयोग प्रणाली भी कहते हैं। ये कैसी होती है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसे आप भी और हाँ, एक चीज़ और, आप इनके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप मेक श्योर मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो आगमन विधि की आपकी 3 सहायक विधियां हैं उन्हें देखते हैं। पहला है आपका समवाय विधि। समवाय विधि क्या होता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। इस विधि के द्वारा क्या होता है, व्याकरण की शिक्षा को स्वतंत्र रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता। अब आपको ये समझ में नहीं आई होगी लाइन, मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि बच्चों को ना डायरेक्ट व्याकरण नहीं सिखाई जाती। इसमें ऐसे होता है कि अगर स्टूडेंट को कुछ गद्य पद्य पढ़ाया जा रहा है और उसके बीच में कोई व्याकरण शब्द आ रहा है तो तभी उसका बस एक मीनिंग बता दिया जाता है। डायरेक्ट ही व्याकरण विधि उसको नहीं बताई जाती, उसके नियम रूल्स के बारे में उसको कुछ नहीं बताया जाता। बस अगर कहीं पर बीच में कोई वर्ड आता है व्याकरण से रिलेटेड तो उसको वहीं पर उसका मीनिंग बता दिया जाता है। तो ये होती है हमारी समवाय विधि। इसीलिए इसमें कहा गया है कि व्याकरण की शिक्षा को स्वतंत्र रूप से प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि व्याकरण शिक्षण को गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर बीच में कोई वर्ड आ रहा है तो उसका मीनिंग बता दिया जाता है व्याकरण के माध्यम से, लेकिन तरीके से नहीं बताया जाता कि पहले व्याकरण के नियम क्या होते हैं, उनको जानना, ये सारी चीज़ें उसे नहीं बताई जाती है। ये कौन सी विधि होती है आपकी, समवाय विधि। इसका क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, समवाय विधि क्या होती है, और ये बहुत बार ना रिपीट भी हुआ है। ये ऑप्शन में दिया रहता है कि व्याकरण शिक्षण को गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है, तो ये बात सही है समवाय विधि के लिए। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की, जो है आपका भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है कि यह व्याकरण शिक्षण की विधि होती है, यानी इसके अंदर व्याकरण हम सिखाते हैं, लेकिन व्याकरण को किस तरीके से सिखाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसका जो दूसरा नेम है, इसे आप नोट डाउन करिएगा, इसका जो दूसरा नेम है वो क्या है, अव्याकृति विधि। इसको भाषा संसर्ग विधि को हम अव्याकृति विधि भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपका रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का इसके अंदर ज्ञान कराया जाता है, और ये किसके लिए उपयोगी है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाता है। इसके अलावा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तक, मतलब कि जो पुस्तक जो है बहुत अच्छे लिखावट के रूप में लिखी होती है, उसके माध्यम से बच्चों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। वो क्या होती है, हमारी भाषा संसर्ग विधि। आई होप चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम बेसिक शिक्षा योजना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, बेसिक शिक्षा योजना का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वृद्धा योजना या नई तालीम शिक्षा। इनमें से आप किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हैं।
इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये अक्टूबर 1937 में दिया गया है। और इसमें क्या चीज़ आपको याद रखनी है, शिक्षा का माध्यम इसके अंदर मातृभाषा को बताया गया है। यानी जो बच्चे की मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी जिस भाषा में बच्चा घर से आता है वही उसकी जो मातृभाषा होती है उसी के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है आपका 7 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसके अलावा क्या कहा गया है इसके अंदर, कृषि एवं हस्तशिल्प शिक्षा हो, मतलब हस्तशिल्प खुद बच्चा करके सीखे, अपने हाथों की मदद से सीखे, तो वो चीज़ हमारी किस में आ जाती है, बेसिक शिक्षा योजना में। नेक्स्ट है विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके, मतलब बच्चा जो सीख रहा है उसे करके वो कोई ना कोई रोजगार प्राप्त कर सके। ये नहीं बच्चा जो सीख रहा है वो उसके किसी काम का नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट जो होता है वो है आपका विद्यार्थी की रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा, यानी बेसिक शिक्षा योजना में व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्या था, आगमन विधि की जो सहायक विधियां हैं उसका ये कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर 3 विधियां बताई गई हैं, तीनों विधियां मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो देखते हैं। नेक्स्ट विधि है आपकी विश्लेषण एंड संश्लेषण विधि, जिससे भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। छोटी सी चीज़ पूछ लेते हैं, कौन सी विधि कौन सी है, कौन सी विधि कौन सी है। कोई मतलब एक तरह से स्टेटमेंट दे दिया आपको और उससे पूछ लिया कि कौन सी विधि है, तो वही चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको दोनों के जनक याद रखने हैं। दोनों के जनक ही कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो दोनों के ही जनक सेम है। इसी तरीके से आगमन निगमन विधि में था, दोनों के जो जनक थे वो थे अरस्तु। इसी तरीके से विश्लेषण और संश्लेषण की बात करें, दोनों के जनक सेम है। कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। अब सबसे पहले पढ़ते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है, छोटे भागों में विभाजित करके शिक्षण करना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। कोई समस्या है, मान लीजिए कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम छोटे छोटे पार्टों में जब डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी विश्लेषण विधि। और ये सर्वाधिक किस में प्रयोग किया जाता है, गणित, यानी गणित में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ शिक्षण सूत्र भी हैं, वो कौन से हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी जो हमें ज्ञान नहीं है उससे हम कहाँ तक बढ़ते हैं, जो हमें ज्ञात करना है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। इसके गुण हो सकते हैं छात्र व शिक्षक दोनों इसके अंदर क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, दोनों ही। क्रियाशील विधि है, करके सीखने पर बल देती है। इसमें क्या करता है बच्चा, अपने तर्क, चिंतन शक्ति का विकास करता है, मतलब वो अपने माइंड से सोचता है, चीज़ों को करता है, खुद से स्वयं करके सीखने पर वो ज़्यादा बल देता है। किसमें, विश्लेषण विधि में, क्योंकि वो चीज़ों को तोड़ तोड़ कर रहा है। इसकी जो आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं वो बस यही ट्रिक है कि विभाजित यानी तोड़ कर पढ़ाना बच्चे को, वो क्या होता है, विश्लेषण विधि। और इसमें मैंने 2 नोट भी लिख दिए हैं, वो भी देख लेते हैं। नोट में क्या कहा गया कि बड़े स्तर के लिए यानी उच्च प्राथमिक लेवल के लिए उपयोगी होती है और इसके अंदर जो समय होता है वो ज़्यादा लगता है। तो दोनों चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब हम देखते हैं संश्लेषण विधि, जो कि विश्लेषण की जस्ट अपोजिट होती है एक तरह से। ये देखते हैं संश्लेषण में क्या होता है। इसमें क्या था कि बड़े भाग को छोटे छोटे भागों में तोड़ के पढ़ाना, और इसमें क्या है, जोड़ कर पढ़ाना। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास छोटे छोटे सॉल्यूशन है, इन तीनों को आप एक करके यानी बड़ा यानी जोड़ कर पढ़ा रहे हैं, तीनों को जोड़ कर पढ़ाना क्या हो जाएगा, आपका संश्लेषण विधि हो जाएगा। जब विश्लेषण विधि कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये प्रयोग की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है लाइन कि विश्लेषण विधि के बाद कौन सी प्रयोग की जाती है, तो वो है संश्लेषण विधि। और ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, किसके लिए, ज्यामिति के लिए, जो गणित शिक्षण के लिए उपयोगी हो जाती है। शिक्षण सूत्र इसके अपोजिट हो जाएंगे। ये अज्ञात से ज्ञात था, ये ज्ञात से अज्ञात हो जाएगा। ये प्रमाण से प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष से प्रमाण हो जाएगा। निष्कर्ष से तथ्य है, ये तथ्य से निष्कर्ष हो जाएगा। जो चीज़ मैंने इसमें नहीं लिखी हुई है, जो मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। अब बात करते हैं हम गुण की। गुण कैसे होती हैं, गुण कैसे होते हैं संश्लेषण विधि के, तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी होती है, सरल और छोटी होती है। इसके अंदर क्या होता है, समय कम लगता है, और ये किसके लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। ये जो विश्लेषण विधि थी ये बड़े स्तर के लिए है, और जो संश्लेषण विधि है वो प्राथमिक स्तर के लिए। ये ना डायरेक्ट स्टेटमेंट बनती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन चारों क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर रीट एग्ज़ाम। तो क्या हो जाएगी शिक्षण अधिगम सामग्री? इसका प्रयोग हम करते क्यों हैं क्लास में? जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए, बच्चों की जो आकर्षण है, यानी बच्चों का उसके प्रति आकर्षण हो। तो ये सारी चीज़ें हम किस में प्रयोग करते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री। हम इनका प्रयोग इसीलिए करते हैं कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो सरल हो, रोचक हो और आकर्षक हो, इसीलिए हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ये क्यों होती है? समय, और इसमें क्या होता है, समय की बचत भी हो जाती है। अगर हम किसी को पिक्चर्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो उससे हमारी समय की बचत हो जाएगी, और ये एक प्रभावशाली तरीका भी हो जाता है, जिससे बच्चे क्या लेते हैं, इसमें रुचि लेते हैं, और उसमें जो ज्ञान दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके प्रकार की, तो वो कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। पहला है हमारा इंद्रियों के आधार पर जो हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। पहली जो है वो है हमारी श्रव्य सहायक सामग्री, यानी जो हम क्या कर सकते हैं, सुनकर अर्जित करते हैं। इसके अलावा दृश्य, यानी जो देखकर करते हैं। इसके अलावा है श्रव्य दृश्य, यानी कि जो सुनकर भी कर सकते हैं और देखकर भी कर सकते हैं, वो हमारी होती है श्रव्य दृश्य सामग्री। अब तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा श्रव्य सामग्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुनकर ज्ञान अर्जित किया जाता है। किसके माध्यम से? जैसे कि मान लीजिए रेडियो हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, चलचित्र हो गया। तो ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? श्रव्य सहायक सामग्री में आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं दृश्य सहायक सामग्री की, तो उसमें क्या होता है, चीज़ों को देखकर कैसे कर सकते हैं हम किसी, जैसे मान लीजिए कोई हमें पोस्टर दिखा रहा है, यानी कि कोई चार्ट बनाकर लाया है, उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती है? दृश्य सामग्री में आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ग्लोब, चित्र, शामपट, पोस्टर। इसके अलावा श्रव्य दृश्य वही सुनकर भी कर सकते हैं, देखकर भी। वो कौन कौन से हो सकते हैं? टीवी, नाटक, कंप्यूटर, कठपुतली। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे श्रव्य दृश्य के उदाहरण। इसके अलावा जो सेकंड प्रकार है वो है हमारा तकनीक के आधार पर। तकनीक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा कठोर उपागम और दूसरा है हमारा मृदु उपागम। कौन कौन से हो जाएंगे? इसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। इसके अलावा बात करते हैं परिप्रेक्षण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? प्रेक्षेपी एंड अप्रेक्षेपी। प्रेक्षेपी और अप्रेक्षेपी में क्या डिफरेंस होता है? प्रेक्षेपी में होता है कि जिसमें हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, और अप्रेक्षेपी होती है जिसमें नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। प्रेक्षेपी सामग्री के जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया मशीन, यानी अगर हमें कोई प्रोजेक्टर पर पढ़ा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्या होता है, फिल्म स्ट्रिप होगी, प्रोजेक्टर हो गई, स्लाइड्स होगी। स्लाइड्स जैसे हम साइड करते रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड्स बोलते हैं। तो इसके लिए हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम अप्रेक्षेपी की बात करें तो इसके लिए हमें कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे हम शामपट पर पढ़ा रहे हैं, किसी पोस्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, चित्र के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कोई एक्टिविटी करके पढ़ा रहे हैं, तो ये इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हमारे हो जाएंगे अप्रेक्षेपी सामग्री। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, वो देख लेते हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के अनुसार जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो कौन कौन सी होती है। ये ज़्यादा पूछ ली जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर योर एग्जाम। पहला है आपका ग्राफिक्स चित्र। ग्राफिक्स चित्र में क्या होता है, कौन कौन से आ जाते हैं? कॉमिक्स आ जाती हैं, जैसे बुक्स होती है ना कॉमिक्स की, वो आ जाती है, एंड कार्टून आ जाते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले सामग्री क्या होती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं वो हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं डिस्प्ले सामग्री में। नेक्स्ट है आपका त्रिआयामी सामग्री, जैसे कि मॉडल हो गए। श्रव्य सामग्री ये वही है, रेडियो हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, तो ये सारी चीज़ें श्रव्य में। प्रेक्षेपी जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, स्लाइड हो गया, फिल्म हो गया, स्ट्रिप हो गया, यानी कि जिसमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। प्रक्रिया सामग्री में क्या हो गया, प्रक्रिया में हो गया जैसे अभिनय, यानी कि कोई नाटक के माध्यम से कुछ चीज़ सीख रहा है तो दैट इज कॉल्ड अभिनय, और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। ये होता है हमारा एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री। आई होप जो ये चारों के चारों पॉइंट्स बताए मैंने, फर्स्ट बताया इंद्रियों के आधार पर, सेकेंड इस तकनीक के आधार पर, तीसरा
परिप्रेक्षण के आधार पर। और लास्ट मैंने जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है NCERT के अनुसार। तो ये चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रोजेक्ट विधि, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। सारी विधियाँ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपकी इसमें डाली है, तो आप सारी ज़रूर कीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जिससे आपकी जो लास्ट टाइम में आप रिवीजन करोगे ना उसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट विधि क्या हो जाती है? प्रोजेक्ट विधि के जनक, एक तो जनक आपको ज़रूर याद रखने हैं, प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट विधि के कौन है? किलपैट्रिक के प्रवर्तक। ये कैसी विधि होती है? करके सीखने पर बल देती है। हमारी प्रोजेक्ट विधि कैसी होती है? करके सीखने पर ये बल देती है, क्योंकि इसमें बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उसे बनाना होता है, तो वो उसमें ना खुद ही अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तर्क करता है, चिंतन करता है, खुद के अनुभव प्रयोग करता है। तो ये इसमें बच्चा एक्टिव भी, सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट विधि के लिए होते हैं। पहला देखिए मैंने लिख दिया है, अनुभव केंद्रित होती है। फिर विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान भी स्वयं करते हैं। और ये क्या होती है? वास्तविकता के सिद्धांत पर, यानी बच्चा कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो रियल लाइफ सिचुएशन से भी कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा है, क्योंकि बच्चा खुद से चीज़ें कर रहा है। छात्र एक्टिव रहते हैं, इसके अंदर समूह में रहकर कार्य करते हैं, यानी ग्रुप में भी बनाया जा सकता है। जैसे बोल देते हैं ना कक्षा में, 5-5 का ग्रुप बना दिया, तुम्हें ये प्रोजेक्ट बनाकर लाना है, तुम्हें ये प्रोजेक्ट बनाकर लाना है, तो इस तरीके से उसमें समूह में रहकर कार्य करने की भावना का भी विकास होता है। इसके अलावा आत्मविश्वास पैदा होता है, क्योंकि बच्चा वो चीज़ खुद कर रहा होता है, खुद का माइंड लगा रहा होता है, खुद से चिंतन कर रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है? समाजीकरण पर बल भी इसके अंदर दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोजेक्ट विधि के, तो आपको सारे अच्छे से लर्न होने चाहिए। कुछ भी पूछ लेगा इसके अंदर से, किस टाइप की विधि है, इसमें बच्चा कैसे होता है, छात्र केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आई होप आपको ये विधि अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट विधि की। नेक्स्ट विधि है आपकी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का तो आपको मतलब भी समझ में आ गया होगा बोलने से। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना, यानी बच्चा क्या करता है? चीज़ों को नकल करके, यानी अगर मान लीजिए वो क्लास में बैठा है और शिक्षक कुछ किसी चीज़ का उच्चारण कर रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? उसको सुनकर सीखता है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, वो लिखना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, कोई नवीन रचना हो सकती है। तो बालक कैसे सीखता है अनुकरण विधि में? नकल करके सीखता है, चाहे वो शिक्षक का हो, घर में वो पेरेंट्स का अनुकरण करके सीखता है। तो जिसमें हम नकल करके सीखते हैं, यानी पीछे पीछे बोलना एक तरह से। जैसे शिक्षक कोई बात बता रहा है, मान लीजिए कुछ भी बता रहा है, कहानी सुना रहा है, तो उसको उच्चारण करना, यानी बच्चे उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अनुकरण विधि। इसके बाद बात करते हैं हम व्याख्यान विधि की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रीड के पर्पज से। तो ये देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वव्याख्यान विधि जो होती है ये प्राचीन विधि है, यानी प्राचीन जब हमारी हो जाती है जिसमें हमें व्याख्यान दिया जाता है। और ये जो होती है हमारी पाठ्य वस्तु व विषय वस्तु पर बहुत अधिक बल देती है। बस इसी के माध्यम से इसमें सिखाया जाता है, व्याख्यान दिया जाता है। ये क्या होता है? किसी तथ्य या विषय की व्याख्या की जाती है। इसके अंदर तथ्य और विषय की व्याख्या जिसमें की जाती है वो व्याख्यान विधि होती है। और इसमें किसका रोल ज़्यादा होता है? शिक्षक का। इसीलिए शिक्षक केंद्रित भी होती है। शिक्षक की भूमिका ज़्यादा होती है क्योंकि शिक्षक व्याख्यान कर रहा है और शिक्षक केंद्रित होती है। ये जो विधि होती है ये सामाजिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही होती हैं जिसमें हमें व्याख्या देनी पड़ती है। और ये जो होती है हमारे स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम भी कराती है। तो आई होप आपको व्याख्यान विधि भी क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा वैसे इसमें से यही पूछा जाता है, ये कैसी विधि है? प्राचीन विधि है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इस विधि को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएँ। मैं आपको एक शॉर्ट तरीके में इसको बताती हूँ, फिर मैं आपको जो ये मैंने लिखा है इसको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसको मतलब जैसे कि वो मातृभाषा सीख के आया है, उसके बिना ही उसे दूसरी भाषा का ज्ञान करना सिखाया जाता है। मतलब बच्चे को मातृभाषा से कोई मतलब नहीं होता। इसमें बस बच्चा आता है तो उसके दूसरी भाषा का ज्ञान कराया जाता है, मातृभाषा की इसके अंदर कोई हेल्प नहीं ली जाती। तो वही हमारी क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। अब देख लेते हैं मैंने लिखा क्या है, वो चीज़ पढ़ लेते हैं।
बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। मतलब ये नहीं है बच्चों को रूल्स बताना स्टार्ट कर दिए व्याकरण के, उसके बिना ही भाषा सिखानी स्टार्ट कर दी जाती है। इस विधि में मातृभाषा व क्षेत्र भाषा का कोई रोल नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का इस विधि में कोई रोल नहीं होता, उसे बिना मातृभाषा के ही अन्य भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्या होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मातृभाषा का उपयोग किए बिना मौखिक व लिखित भाषा सीधे सिखाई जाती है। मतलब वही चीज़ मैंने आपको बताई, मातृभाषा का इसमें कोई रोल नहीं है, वो डायरेक्ट जैसे स्कूल में आ रहा है तो उसे डायरेक्ट अन्य भाषा सिखाने पर बल दे दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये किसके लिए उपयोगी होता है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, किसके द्वारा सीखता है बच्चा मातृभाषा, भाई अगर घर में पेरेंट्स जिस चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं वही बच्चा करता है, यानी वो सुनकर बोलकर देखकर ही तो सीख रहा है चीज़ों को, तो वही चीज़ इन्होंने बताई है। अगर बच्चा जो है श्रवण और अनुकरण के द्वारा भाषा सीख सकता है मातृभाषा, तो उसी प्रकार वो दूसरी भाषा क्यों नहीं सीख सकता। तो दूसरी भाषा में मातृभाषा का कोई रोल नहीं होता। ये चीज़ किस में बताई गई है, ये बताई गई है आपके प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड में। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक है आपका निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। यानी कि निदानात्मक मतलब होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड उपचारात्मक मतलब होता है रेमेडियल टीचिंग। तो निदानात्मक का अर्थ क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। निदानात्मक का अर्थ होता है कारण जाना, यानी बच्चे को समस्या क्या है, उसकी कठिनाई क्या है, उसका पता लगाना। एक शॉर्ट वे में समझे तो समस्या के कारणों का पता लगाना हमारा क्या होता है, निदानात्मक। और उपचारात्मक क्या होता है, यानी जो हमें यहाँ से कमियां मिली उसका जो उपचार। मान लीजिए यहाँ पर हमें चोट लगी नी में, मान लीजिए हमारी नी में जो है चोट लगी, हमें यहाँ से पता चल गया हमारे कहाँ चोट लगी, नी में, और हम उसका उपचार कहाँ पर करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण में करेंगे। यानी हमें यहाँ से बच्चों की कमियों का पता चल गया तो हम उसका जो उपचार करेंगे वो करेंगे उपचारात्मक शिक्षण में, जैसे हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद, यानी इसमें हमने क्या किया, कमियों का पता लगा दिया, फिर उसका जो समाधान होगा वो हमारा क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। बस एक छोटा सा पॉइंट यही याद रखना है, मैंने लिख भी दिया। देखिए इसमें है समस्या के कारणों का पता लगाना और समस्या के कारणों को दूर करना, वो हमारा क्या हो जाता है, उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए लर्निंग डिसेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट है आपका डिसलेक्सिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूछ लिया जाता है किससे रिलेटेड है, पढ़ने से, डिसलेक्सिया। इसके बाद बात करते हैं डिसग्राफिया। इसकी देखो मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। ग्राफ हम कैसे करते हैं, बनाते हैं, मतलब अपने हाथों का यूज़ करके बनाते हैं, यानी हम लिख रहे हैं उस चीज़ को। ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, लेखन से। पढ़ने का आप याद रख सकते हैं डिसलेक्सिया, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा बात करते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हम किस में यूज करते हैं, गणित में यूज करते हैं। तो ये तीनों आपके क्लियर हो गए। इसके बाद बात करते हैं डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया को हम क्या कहते हैं, भ्रम की स्थिति जिसमें होती है उसे हम बोलते हैं डिसमोर्फिया। इसके बाद बात करते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्फेजिया क्या होता है, बोलने से संबंधित होता है। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित होता है। इसके बाद बात करते हैं डिस्थीमिया क्या होता है, तनाव, यानी जिसमें बच्चा टेंशन लेने लगता है, तो वो हमारा होता है डिस्थीमिया। अब बात करते हैं एडीएचडी की। एडीएचडी की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और इसके बारे में भी पता होना चाहिए होता क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए एडीएचडी की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, जब बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, मतलब कि अगर वो पढ़ाई कर रहा है और वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन नहीं है और कहीं और ही है, मतलब एक चीज़ पर वो फोकस नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एडीएचडी। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसमें बच्चा क्या होता है, हाइपर एक्टिव होता है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन जो है ना CTET में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। रीट में भी मैंने इसके 1-2 क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर में। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम स्वलीनता एवं आत्म केंद्रिका, जिसका नाम है ऑटिज्म। ऑटिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी एक बात को रिपीट करता है, मतलब चीज़ों को रिपीट करना, बार बार किए जाने वाले उसके व्यवहार को रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म।
मैंने एक बहुत छोटी सी चीज़ लिखी है ताकि आपको एकदम देखते ही पता चल जाए ये क्या है। एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित ना करना ADHD, चीज़ों को बार बार रिपीट करना ऑटिज्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, कभी कभी क्या होता है इसका ना ये हिंदी वर्ड ना पूछ के ना इंग्लिश को हिंदी में दे देता है, तो इसलिए ना आपको दोनों नाम याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका गामक गतिमान अक्षमता या लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये क्या होता है? शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जैसे कि हम चल रहे हैं, कूद रहे हैं, या कोई वस्तु हाथ से न पकड़ने की अक्षमता जो होती है वो हमारे क्या कहलाती है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहलाती है। मतलब अगर हम हाथ से कोई चीज़ पकड़े वो पकड़ी नहीं जा रही, मतलब हम कुछ इस टाइप से कर रहे हैं, इस टाइप यहाँ से हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये पकड़ी नहीं जा रही, तो दैट इज कॉल्ड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। आई होप आपको जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपने CTET में जो है 7 पढ़ी होगी, लेकिन आपको रीट में ये 3 भी आपको कवर अप करनी है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो एक भी गलत ना हो। नेक्स्ट विधि जो है आपकी वो है मारिया मोंटेसरी विधि, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रीड के लिए। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ की थी, ये थी इटली की। कौन थी? ये एक चिकित्सक भी थी और एक शिक्षा शास्त्री भी थी। तो ये दोनों चीज़ें पूछ सकता है कि ये चिकित्सक थी या शिक्षा शास्त्री, तो ये दोनों थी। ठीक है, तो ये पद्धति इन्होंने किसके लिए दी है? 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हेतु इन्होंने ये पद्धति का प्रयोग किया है। इसका विकास किसने किया है? मारिया मोंटेसरी ने किया। यानी अगर इससे जनक पूछे जाए तो मोंटेसरी है। तो ये कहाँ से थी? रूस के विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया? जो मंदबुद्धि बालक थे उनकी चिकित्सा हेतु चिकित्सा के लिए ये प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछा जाए मारिया मोंटेसरी जो थी वो रूस की थी, किसके लिए प्रयोग की गई है ये विधि? मंदबुद्धि बालक के लिए। और कौन से वर्ष के बच्चे लिए गए हैं? 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें लिया गया है। और आगे चलकर जो है ये जो पद्धति है ये सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी उपयोग में लाई जाने लगी। इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इटली की है, चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री हैं, और 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है रूस की और मंदबुद्धि बालकों के लिए किया गया। और मंदबुद्धि बालकों के बाद कुछ टाइम बाद ये किसके लिए प्रयोग होने लगी? सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी ये शिक्षा प्रयोग में लाई जाने लगी। यानी 3 पॉइंट ही आपको ये याद रखने हैं। आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, वो है प्रोजेक्ट विधि, जो किलपैट्रिक ने दिया है। ये विधि मैंने आपको पढ़ा दी है, देख भी सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी विधियाँ क्लियर हुई हो। जो भी मैंने टॉपिक्स आज के पढ़ाए हैं, जितनी भी विधियाँ मैंने आज की कवर की हैं, वो सारी विधियाँ आपको क्लियर होगी। मैंने कोशिश की आपको इस वीडियो में ही अच्छे से याद हो जाए। मैं एक बार आपको रिवीजन कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आगमन निगमन विधि। जनक कौन थे? अरस्तु थे। आगमन उदाहरण से नियम, निगमन नियम से उदाहरण। अपोजिट होती है, ये चीज याद रखनी है। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है? बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाता है, यानी कि बच्चा ही इसमें ध्यान केंद्रित करता है, और ये कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। समाजीकरण पर इसमें जोर दिया जाता है। मारिया मोंटेसरी मैंने अभी पढ़ाया, इटली की थी, चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री भी थी, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक में। और क्या था? इन्होंने जो है मंदबुद्धि बालकों के लिए किया था, और धीरे धीरे ये आगे चलकर सामान्य बुद्धि के बालकों में भी प्रयोग की जाने लगी। निदानात्मक, उपचारात्मक। निदानात्मक है समस्या के कारण का पता लगाना, और उपचारात्मक है समस्या के कारण को जो हम पता लगाएंगे उसको दूर करना, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या होता है कि रोचक, प्रभावशाली बनाने के लिए हम इस चीज का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार की बताई थी, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अनुकरण विधि नकल करके सीखता है, जैसे शिक्षक उच्चारण कर रहा है, बच्चा उसके पीछे पीछे उसको बोलता है, दैट इज कॉल्ड अनुकरण विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है? ये प्राचीन, बस इसमें तो एक चीज याद रखनी है, ये प्राचीन विधि होती है। इसके बाद बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि होती है मतलब कि डायरेक्ट मेथड, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? बच्चा किसी भी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के बिना ही अपनी अन्य भाषा का ज्ञान करता है। अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने आपको बता दी, 7 कॉमन होती है, CTET में भी पढ़ी होंगी, लेकिन 3 मैंने आपको नहीं बताई है, ADHD, ऑटिज्म एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। आई होप मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए हैं। इसी तरीके से शिक्षण विधियाँ आपको मिलती रहेगी, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वो भी आप ज्वाइन जरूर करें। उसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।